Now we come to the next part of your syllabus, that is physical significance of psi and psi square. Okay, psi आपको अच्छे से मालूम है, this is known as wave function, तरंग फलन कहलाता है. And psi simply indicates the amplitude of wave, यानी यह हमें तरंग के आयाम के बारे में बताता है, या ये कह सकते हैं कि साई से हमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पता चलता है. इट सिंपली इंडिकेट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस. ओके, बट यू नो साई चेंजेज इट्स साइन, है ना. साई अपना साइन बदल सकता है. जैसे वेव है, आपको पता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव है. ओके, तो जिस तरह से वेव अपना डायरेक्शन बदल रही है, उस तरह से साई भी अपना डायरेक्शन बदलता है, उसका साइन बदलता है. मीन्स साई में हैव आइदर पॉजिटिव वैल्यू और इट में हैव नेगेटिव वैल्यू. और यही रीज़न है कि साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. साई का कोई भी भौतिक सिग्निफिकेंस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपना साइन बार बार बदलता है. राइट, नाउ वी कम टू द साई स्क्वायर. साई स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ साई, है ना. तो देखिए इससे क्या फर्क पड़ा कि साई स्क्वायर हमें किसी प्लेस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है. दिस इंडिकेट्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है साई स्क्वायर. ओके, नाउ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जहाँ साई अपना साइन बदलता था, इट मे बी प्लस और माइनस, साई स्क्वायर कभी भी अपना साइन नहीं बदलेगा. क्यों? क्योंकि ये साई का स्क्वायर है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि प्लस प्लस भी क्या हुआ? पॉजिटिव, और माइनस माइनस भी क्या हुआ? प्लस. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साई स्क्वायर कभी भी अपना साइन नहीं बदलता है, और इसीलिए इसी का ही फिजिकल सिग्निफिकेंस है. और यही रीजन है कि हम जनरली हर जगह किसका यूज करते हैं? साई स्क्वायर, है ना. साई स्क्वायर हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बताता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर साई स्क्वायर की वैल्यू हाई है, मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाई, यानी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिकतम है. लेकिन अगर साई स्क्वायर का मान बहुत ही कम है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम है या लेस है. ओके, तो कुल मिलाकर जो आपका टॉपिक था दैट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर. तो साई को हम कहते हैं वेव फंक्शन, यानी कि तरंग फलन. फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या कहते हैं? वेव फंक्शन, यानी कि तरंग फलन, जो कि हमें किसी वेव का एम्पलीट्यूड के बारे में बताती है. एम्पलीट्यूड यानी ये वाली चीज हो गई एम्पलीट्यूड, यानी उसके आयाम के बारे में हमें बताती है. और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि साई एक वेव की तरह ही साइन बदलती है. इट मे बी आइदर पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. राइट, और ये हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताती है. लेकिन जो साई स्क्वायर होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना. ये कभी भी अपना साइन नहीं बदलती है. और साई स्क्वायर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है. अगर साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? ज़्यादा है. और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू कम होती है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज द क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं. ओके, आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से सिस्टमेटिक वे से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने कल पढ़ी थी, उसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो वी गेट द 3 क्वांटम नंबर्स. ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं. राइट, और जो 4th क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिलता. गॉट इट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो क्वांटम नंबर्स हैं, दीज क्वांटम नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड 4th क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द Schrodinger wave equation. Okay, so what are these quantum numbers? Number 1 is the principal quantum number.
यानी मुख्य क्वांटम संख्या which is represented by n. Okay, now second one is the azimuthal quantum number, also known as subsidiary quantum number, and this is represented by L. Okay, third come to the magnetic quantum number, which is represented by M, right? And fourth one is the spin quantum number, which is represented by S. Okay, तो आप ये देखिएगा कि 4 क्वांटम नंबर हमने लिए हैं. कौन सा? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय L, ऑल्सो हिंदी में जैसे हम कहते हैं द्विवंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम नंबर, एंड स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या. ओके, ये जो तीनों है प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इन स्पिन क्वांटम नंबर इज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन the same orbital. Okay, so this is not obtained from the solution of Schrödinger wave equation, right? Now we come to the first thing. Okay, ये और एक बात आप नोट करिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी सेम नहीं होता. गॉट इट? कि कोई भी अगर हम इलेक्ट्रॉन चूज करेंगे तो उसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है, इन सब की वैल्यू हमेशा क्या होगी? डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी. ओके, तो पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए. ओके, अब जैसे हम किसी का पता पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, तो हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी पड़ती है कि वो किस स्टेट में है, वो किस सिटी में है, वो किस एरिया में, कॉलोनी में रहता है, क्या उसका हाउस नंबर है. उसी तरह से अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें लोकेट करना है तो हमें उसको सारे क्वांटम नंबर की पूरी जानकारी होनी चाहिए. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स गिव्स the knowledge of its position, energy and momentum. यानी जो क्वांटम संख्या है वो हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा और उसके संवेग की जानकारी देती है. ओके, तो हम सिस्टमेटिकली प्रोसीड करते हैं. सबसे पहले हम लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या. ओके, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इट इज बेसिकली द बोहर्स ऑर्बिट, है ना. जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर जो मुख्य क्वांटम संख्या है, वो बेसिकली क्या है? जो बोहर ने हमें पॉस्टुलेट किया था वही है, बोहर की ऑर्बिट ही है. ओके, इट इज बेसिकली द बोहर्स ऑर्बिट जिसे हमने एन से रिप्रेजेंट किया. ओके, यानी आप एक एक पॉइंट वाइज लिखिएगा. नंबर 1 पॉइंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी एटम में जो कोश हैं वो कितने हैं. यानी ये क्वांटम नंबर हमें किसी भी एटम के अंदर उपस्थित कोशों यानी शेल की जानकारी देता है. फर्स्ट पॉइंट, यानी दिस क्वांटम नंबर गिव अस द नॉलेज ऑफ द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एनी एटम, कि किसी भी एटम में कितने शेल प्रेजेंट है उसकी जानकारी हमें ये क्वांटम नंबर देता है. ओके, सेकेंड पॉइंट, दीज शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स K, L, M, N and so on for the values of n, 1, 2, 3 and 4, है ना. कि अगर हमारे n की जो वैल्यू है वो 1 है तो उसे हम K शेल कहते हैं, L की वैल्यू 2 है तो वो L शेल कहलाएगा, n की वैल्यू 3 है तो वो M शेल कहलाएगा एंड सो ऑन, है ना. यानी ये हमें बता रहा है कि ये n शेल है, ये n1, ये n2 है, ये n3 है. तो ये हमें शेल यानी कि कोश के बारे में बता रहा है कि अगर फर्स्ट कोश है तो उसे हम K कहेंगे, सेकंड कोश है तो उसे हम L एंड सो ऑन. ओके, नंबर 3 पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान है वो होता है 2n स्क्वायर.
उसका मान होता है 2n²। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 है तो शेल कौन से हो गए बताइएगा? K, L, M, N। ओके, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज शेल्स आर 2, 8, 18 एंड 32, है ना। हमने इस फॉर्मूला में n की वैल्यू पुटअप कर दी, तो ये हमारे पास इस शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें मिल गई है। गॉट इट? देन द नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर है ना? बोलिए कि हमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल की संख्या के बारे में बताता है, ऊर्जा स्तरों के बारे में बताता है, कोश की संख्या बताता है जिसकी में n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो शेल को हम K कहते हैं, L की वैल्यू 2 है तो शेल को हम L कहते हैं, या इसकी वैल्यू 3 है तो इसे हम M कहते हैं, सो ऑन। किसी भी शेल में जो प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस मे बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n²। यानी अगर शेल 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 है तो 8, 3 है तो 18 एंड 4 है तो 32। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वांटम नंबर इज दैट दिस क्वांटम नंबर्स गिव अस द नॉलेज ऑफ द साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इस क्वांटम संख्या से हमें किसी एटम के साइज का पता चलता है और हम उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट, इस क्वांटम संख्या से हमें किसी एटम के साइज का पता चलता है, राइट? आप समझ सकते हैं कि अगर n की वैल्यू कम हुई यानी n1 है, n की वैल्यू 2 हुई, n2 हुआ, तो जितनी ज़्यादा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। गॉट इट? सुनिएगा कि जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा उसका साइज होगा ना भाई? क्यों? क्योंकि देखो न्यूक्लियस पे से ये इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो एक तो अट्रैक्शन भी उसका कम होता जा रहा है प्लस शेल भी बढ़ता जा रहा है। ओके, तो हम ये कहेंगे कि जितना ज़्यादा n का मान होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा उस एटम का आकार होगा। क्लियर है? बोलिए, पहली बात। दूसरी बात, ये इनसे हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और वो एनर्जी है 1312 n² किलो जूल पर मोल। ओके, ये जो इसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज गिवन बाय 1312 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये हमें उसके साइज और उसकी एनर्जी की भी पूरी जानकारी देता है। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर, द्विअंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय L, है ना। तो दिस क्वांटम नंबर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोमरफेल्ड। इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? सोमरफेल्ड ने। सोमरफेल्ड ने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है ना, उसकी जो फाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब हर इस लाइन के अंदर फर्दर और लाइंस पाई जाती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एजीमुथल क्वांटम नंबर लिया। ओके, दिस क्वांटम नंबर गिव्स द फर्स्ट पॉइंट, तो हमने बोल ही दिया, फर्स्ट पॉइंट इज दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोमरफेल्ड टू एक्सप्लेन द fine structure of the hydrogen atom. Okay, then the second point is this quantum numbers determines the number of subshells present in the given shell. क्या बोला मैंने? कि किसी कोश में उपस्थित उपकोशों की संख्या के बारे में हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। ओके, अगर जो L है आपकी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है फ्रॉम 0 टू n-1। जो L की वैल्यू है इट इज फ्रॉम 0 टू n-1। ओके, यानी हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो इसका मान है, सपोज हम ले लेते हैं n की वैल्यू 1। ओके, क्या लिया मैंने? n की वैल्यू 1। तो आप क्या देखोगे कि L की वैल्यू क्या आई है इसकी? n-1, 0 से लेके, यानी 0 और आपकी 0 ही हो गया। अगर हम ले रहे हैं n = 2 तो इसकी वैल्यू हो गई 0 and 1। अगर हम ले रहे हैं n3 तो इट विल बी 0, 1 and 2, क्योंकि देखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि जो L की वैल्यू होती है वो 0 to n-1 है ना। तो अगर मैंने n1 लिया है
तो क्या हो गया ये बताइए, 1 माइनस 1 0 यानी 0। अगर मैंने n2 लिया है तो 2 माइनस 1 यानी कि 0, और 0 तो आएगा ही आएगा, यानी कि 1 और 0 तो आएगा ही। और अगर मैंने n की वैल्यू 3 ली है तो क्या हो गया ये बताइए, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, और मिनिमम कितनी है 2, तो 0 1 एंड 2। एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इज 4 देन इट इज हैव्स द 0 1 2 एंड 3, है ना। हमने 4 रखा तो 4 में से 1 गया तो 3, दैट इज 0 1 2 एंड 3, है ना। और ये भी बता देती हूँ मैं, आपको मालूम ही है कि अगर l की वैल्यू 0 1 2 एंड 3 होती है देन रेस्पेक्टिव सबशेल्स आर नोन एज, जो उपकोश होते हैं वो कहलाते हैं S P D एंड F, है ना। दीज आर द नेम्स ऑफ सबशेल्स। S stands for sharp, P is for principal, D is for diffused and F is for fundamental, okay। फंडामेंटल, ये इनके मीनिंग्स है। आगे भी हम इसको लिख सकते हैं एस पी डी एफ जी एंड सो एन। तो ये हमें बता रहा है कि किसी भी जो आपका एक शेल है उसमें जो सब शेल है वो कितने हैं उसकी संख्या के बारे में हमें बता रहा है, राइट। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जो एन शेल है इसमें सब शेल कितना हुआ भाई, 1 हुआ है, इसके अंदर सब शेल हो गए 2, इसमें सब शेल हो गए 3 एंड दीज आर द 4, है ना। तो इनकी जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज है वो हमें दे रहा है। इसके अलावा ये हमें इसके शेप के बारे में भी बताता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, दिस ऑल्सो गिव्स अस अबाउट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसके शेप के बारे में बताता है। सो इट्स बेटर वी कैन से इट गिव्स अबाउट एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ सबशेल, है ना। जो आपकी सबशेल है उसकी शेप के बारे में ये हमें बताता है, ओके। तो आप ये देखिएगा कि जो s ऑर्बिटल होती है इट इज स्फेरिकल, ये गोलाकार होती है, बिल्कुल गोले की तरह होती है। p ऑर्बिटल ये स्फेरिकल है। s ऑर्बिटल, इसकी डिटेल हम बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। p ऑर्बिटल है ये डम्बेल शेप्ड है, डमरू की तरह की होती है। d ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बेल्ड, है ना। दो डमरू की तरह की इसका आकृति होती है। तो ये हमें ये क्वांटम नंबर हमें किसी शेल के अंदर सब शेल की संख्या के बारे में बताता है, और जो ऑर्बिटल्स होती हैं, जो आपके सब शेल होते हैं, उनकी शेप के बारे में भी हमें ये बताता है, राइट। इसमें ये चीज़ और देखिएगा आप ध्यान से कि हम अगर डिफरेंट किसी भी शेल में प्रेजेंट सब शेल के बारे में देखें तो आपने अभी क्या देखा था कि वो सब शेल्स कौन कौन सी हैं। अगर एल की वैल्यू 0 1 2 एंड 3 है देन द रेस्पेक्टिव सब शेल्स आर एस पी डी एंड एफ, ओके। तो आपको मालूम है कि एस इज स्फेरिकल, इट इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, ओके। तो हम ये कह सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। क्या कहूँगी मैं, पेनिट्रेशन पावर इज हाई, यानी जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है वो न्यूक्लियस के उतना ही ज़्यादा क्लोज होती है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के क्लोज है, राइट। अब अगर आप पी ऑर्बिटल लेंगे तो व्हाट विल हैपन, पी थोड़ी सी डायरेक्शनल है, थोड़ी सी डिफ्यूज्ड है। तो क्या वर्ड मैंने यूज लिया, बोलो, पी ऑर्बिटल इज डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बाहर की तरफ विस्तृत हो रही है ना। तो आप दोनों वर्ड को कोरिलेट करिएगा। देखो क्या वर्ड बोला मैंने, किसी की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के पास है ना। और अगर किसी की डिफ्यूजन पावर ज्यादा है, अगर कोई ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज्ड है, इसका मतलब वो बाहर की तरफ है ना। तो हम क्या कहेंगे, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास है ना। उसके बाद में पी ऑर्बिटल थोड़ी सी डिफ्यूज है, बाहर की तरफ है। डी ऑर्बिटल्स और भी ज़्यादा डिफ्यूज होगी और भी बाहर की तरफ होगी। तो जो ऑर्बिटल जितना बाहर की तरफ होएगी, ओके, उतनी ही ज़्यादा वो डिफ्यूज होगी, है ना, और उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर मैं एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखूं तो आप देखिएगा कि एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, देन पी की, देन डी की, और एफ ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ओके। और इसके अलावा अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम देखें, जो इस क्वांटम नंबर को बिलोंग करता है, देन एंगुलर मोमेंटम
मे बी गिवन बाय रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, है ना, कि जो इस क्वांटम नंबर को बिलोंग करता है उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मे बी गिवन बाय रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, है ना, जो हमने पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। उसमें अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रॉन का, देन वी यूज द फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। ओके।